हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है भूतिया ऑटो रिक्शा। यह एक भूतिया कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी भूतिया का स्टोरीज या भूत वाली कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। भूतिया ऑटो रिक्शा। सुधीर कई सालों बाद अपने गांव आता है। बस से उतरकर गांव की चौपाल पर पहुंच जाता है। वहां पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। सुधीर, अरे राम राम काका, कैसे हो? काका, अरे भाई मैं तो बढ़िया हूँ, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सुधीर, अरे काका, मैं राम नारायण जी का पोता हूँ। सुधीर, काका, अरे अच्छा अच्छा, कितना बड़ा हो गया है, पहचान में नहीं आ रहा भैया। फिर सुधीर वहां से निकल जाता है। गांव के आदमी आपस में बातें कर रहे थे। आदमी, अरे हाँ भैया, मैंने भी उस रहस्यमयी ऑटो रिक्शा के बारे में सुना है। क्या सच में वहाँ वो ऑटो रिक्शा आता है? सुधीर अपने बीमार दादा के पास पहुँचता है, जो कि एक खाट पर लेटे हुए थे। सुधीर, दादाजी, दादाजी, अरे बेटा तू आ गया। सुधीर, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। अब जल्दी से आप ठीक हो जाइए। मैंने जैसे ही खबर सुनी कि आप बीमार हैं, मैं पहली गाड़ी लेकर ही यहाँ आ गया। दादाजी, अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तू आ गया है ना, तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तू बहुत थक गया होगा, जाकर हाथ मुँह धो ले बेटा और खाना खा ले। सुधीर हाथ धोने के लिए उठता ही है। उसे चौपाल के आदमियों की बात याद आती है, तो वह वहीं रुक जाता है। सुधीर, अरे दादाजी, मैं जब यहाँ आया था तब चौपाल पर कुछ लोग किसी ऑटो रिक्शा के बारे में बात कर रहे थे। दादाजी, हाँ हाँ, तो ये ऑटो रिक्शा की कहानी अभी भी गांव में चर्चित है। सुधीर, क्या मतलब? दादाजी, हाँ बेटा, ये ऑटो रिक्शा की कहानी तो बहुत सालों से गांव में फेमस है। लोग कहते हैं कि गांव की काली पहाड़ी पर एक ऑटो रिक्शा है जो हमें किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाता है। पर अब एक बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो मुझे भी नहीं पता। और लोग कहते हैं कि काली पहाड़ी पर रात को ऑटो रिक्शा के चलने की आवाज़ भी आती है। पर तू इन सब पचड़ों में मत पड़ और हाथ मुंह धोकर खाना खा ले जा। फिर सुधीर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रात को सोते वक्त उसे नींद नहीं आती और वह ऑटो रिक्शा के बारे में सोचता है। सुधीर सोचते हुए, क्या सच में कोई ऑटो रिक्शा है जो दूसरी दुनिया में लेकर जाता है? अगर ऐसा हुआ तो ये तो मेरी न्यूज़ एजेंसी के लिए बहुत बड़ी खबर बन सकती है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। फिर सुधीर उठकर काली पहाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। सुधीर, यहाँ तो मुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा। थोड़ी देर यहीं रुककर इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार के बाद सुधीर, 3 बज गए, अभी तक तो कोई ऑटो रिक्शा नहीं आया। खैर, मुझे लगता है कि ये सच में कोई कहानी है। सुधीर घर के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे रिक्शा चलने की आवाज़ आती है। वो वहीं रुक जाता है। सुधीर, अरे रिक्शा की आवाज़। फिर वो आसपास देखता है, पर उसे कोई रिक्शा नहीं दिखता। वो आवाज़ को ध्यान से सुनता है, तो ये आवाज़ पहाड़ी के अंदर से आती सुनाई देती है। सुधीर, अरे ये आवाज़ तो पहाड़ी के अंदर से आ रही है, तो क्या वो रिक्शा? फिर वो आवाज़ का पीछा करते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। पहाड़ी पर चढ़कर उसे बड़ा सा पत्थर दिखता है। सुधीर, अरे ये आवाज़ तो इस बड़े से पत्थर के पीछे से आ रही है। फिर सुधीर उस बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद वो पत्थर हटा देता है। उसे वहाँ एक रास्ता दिखाई देता है जो नीचे की तरफ जाता है। सुधीर, बड़ा अजीब सा है, पहाड़ी की चोटी पर रास्ता। खैर जो भी है, अगर रिक्शा के बारे में पता लगाना है तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। सुधीर आवाज़ का पीछा करते हुए नीचे पहुँचता है।
तब उसे कुछ दूर पर एक ऑटो रिक्शा दिखाई देता है। सुधीर, अरे शायद यही वो रहस्यमयी ऑटो रिक्शा है। पर अजीब बात है, इस पहाड़ी की चोटी पर ये रिक्शा क्या कर रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई तो आगे दिखेगा ही। जो भी इस रिक्शा को चलाता होगा, मैं उसी से कुछ बातचीत करके पता लगाने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर सुधीर ऑटो रिक्शा के पास जाता है। सुधीर, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओ भैया, कोई है भैया, हेलो। तभी ऑटो रिक्शा अपने आप चालू हो जाता है। सुधीर बहुत डर जाता है। सुधीर, अरे ये क्या हुआ? ये रिक्शा अपने आप कैसे चालू हो गया? कोई है, और रिक्शा अपने आप चलने लगता है। सुधीर बहुत डर जाता है, वो पसीने से लथपथ हो जाता है। सुधीर, ओ भाई साहब, आप जो भी हैं इस रिक्शा को रोक दीजिए और मुझे यहीं पर उतार दीजिए। मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगा सच में। रिक्शा अपने आप गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। सुधीर और भी ज़्यादा डर जाता है। सुधीर आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी रिक्शा अचानक बंद हो जाता है। सुधीर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही वह खुद को किसी और ही दुनिया में पाता है। सुधीर, अरे ये क्या? मैं तो अभी उस गुफा में था। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? और ये कौन सी जगह है? इसका मतलब है कि गांव वाले सच कहते थे। वो कुछ दूरी पर चलता है तो उसे एक पेड़ दिखता है जो पूरा सूखा हुआ होता है। सुधीर, अरे ये क्या? इस पूरी जगह पर हरियाली है, पर बीचों बीच ये पेड़ इतना सूखा और इसके आसपास भी सूखा। वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है, तभी अचानक बारिश होने लगती है। सुधीर, अरे इस पूरी जगह पर बारिश हो रही है, पर इस पेड़ के पास नहीं। पर यहाँ नहीं, ये कैसे हो सकता है? रहस्यमयी आवाज़, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ। सुधीर, अरे आवाज़ तो यहीं से आ रही है, पर यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आवाज़, अरे तुम्हारे पीछे देखो, मैं यहीं तो खड़ा हूँ। सुधीर पीछे पलटकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुधीर, कहीं कोई भूत तो नहीं? अरे भूत भूत भाई साहब, मैं जाने अनजाने में यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। आवाज़, अरे मंदबुद्धि, मैं कोई तेरी अम्मा हूँ जो डर लगने पर मुझसे लिपट गया। सुधीर, अच्छा तुम थे, पर तुम, मेरा मतलब है कि तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो। पेड़ हंसते हुए, अरे भाई मैं कोई पेड़ नहीं हूँ, मैं एक देवदूत हूँ। सुधीर, पर तुम पेड़ कैसे बने? पेड़, मैं एक देवदूत हूँ और मेरे पास एक मणि थी। उस मणि को एक राक्षस ने चुरा लिया, इस वजह से मेरी ये हालत हो गई है। अगर तुम उस मणि को लाने में मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सुधीर, क्या तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? तो क्या तुम मेरे दादाजी की तबीयत ठीक कर सकते हो? देवदूत, हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें उसके लिए मेरी मणि उस राक्षस से लानी होगी। सुधीर, अच्छा ठीक है, पर मुझे वो राक्षस कहाँ मिलेगा? देवदूत, यहाँ से सीधे कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक झरना दिखाई देगा। उस झरने के पास उस राक्षस की गुफा है। उस गुफा में जाकर तुम्हें उस राक्षस को मारकर वो मणि लानी होगी। सुधीर, पर मैं उस राक्षस को मारूंगा कैसे? देवदूत, उस राक्षस ने अपने मुकुट में वो मणि धारण कर ली है। जब वो मणि सूर्य की रोशनी में आती है तो उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और उस दिव्य शक्ति की वजह से वो राक्षस भस्म हो जाएगा। तुम्हें किसी तरह उस राक्षस को उसकी गुफा से बाहर निकालना होगा बस। सुधीर, ठीक है, मैं अभी वहाँ के लिए निकलता हूँ। ऐसा कहकर सुधीर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर चलकर सुधीर को एहसास होता है कि झाड़ियों में से कोई उसकी तरफ आ रहा है और जोर जोर से चलने की आवाज़ आती है, पर वो उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता है। फिर थोड़ी देर में उसके सामने एक मदमस्त हाथी दौड़ता हुआ आता है। सभी थपेड़ों को नष्ट करते हुए वह उसकी तरफ बढ़ रहा होता है।
सुधीर, अरे बाप रे, यह हाथी तो मेरी तरफ ही आ रहा है और वह भी इतने गुस्से में। फिर सुधीर उसे देखकर भागने लगता है। हाथी उसके पीछे पीछे आने लगता है। डर के मारे सुधीर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। सुधीर, अब इस हाथी से कैसे बचूं? अगर मैं इसके सामने गया तो यह एक बार में ही मेरा कचूमर बना देगा। सुधीर, अरे अचानक यह हाथी कैसे गिर गया? अरे बाप रे, इसको तो बहुत चोट लगी है और खून भी बह रहा है। अच्छा, तो यह इसलिए इतने गुस्से में था। फिर सुधीर हाथी के पास जाता है और अपने कपड़ों से उसका खून साफ करता है और उस पर प्यार से हाथ फेरता है और आसपास से कुछ पत्ते लेकर मुंह पर पट्टी कर देता है। सुधीर, मेरे हाथी महाराज, आपको पट्टी तो लगा दी है, अब इतना दर्द नहीं होगा। ऐसा कहकर सुधीर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद सुधीर, इतनी देर हो गई पर अभी तक कोई भी झरना नहीं। वो थोड़ी दूर और चलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पहाड़ न दिखाई देता है। सुधीर, झरना तो पहाड़ में से ही निकलेगा, तो इसका मतलब है कि मुझे यहीं कहीं आसपास झरना मिलेगा। सुधीर, अरे यहाँ पानी तो नहीं है, पर मेरे पैर कैसे गीले हो रहे हैं। फिर वो जमीन को छूकर देखता है तो उसे पानी का सा एहसास होता है। सुधीर, अच्छा, इसका मतलब है कि ये झरना अदृश्य है और इसका मतलब यह भी है कि उस राक्षस की गुफा यहीं कहीं आसपास है। अब मुझे वो गुफा ढूंढनी होगी। वो गुफा को ढूंढने के लिए चारों ओर देखता है पर उसे गुफा नजर नहीं आती। सुधीर, यह सब क्या हो रहा है? वो यह सब सोच ही रहा था कि उसके कपड़ों में जो हाथी का खून लगा था वहां उसकी एक बूंद गिर जाती है। तभी अचानक झरना और पानी दिखाई देने लगते हैं। सुधीर, अरे यह क्या? अभी तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब अचानक। तभी सुधीर देखता है कि झरने के अंदर से एक लंबी जुबान बाहर निकलकर एक पक्षी को निगल लेती है और वापस झरने में चली जाती है। सुधीर, इसका मतलब यह है कि झरने के अंदर ही गुफा है। फिर सुधीर झरने की तरफ बढ़ता है और झरना पार करके उस गुफा में चलता जाता है। गुफा में जाकर सुधीर चुपके से उस राक्षस को देखता है। सुधीर, अरे बाप रे, इतना खतरनाक राक्षस, इससे मैं मणि कैसे हासिल करूंगा? लगता है ये सर पर जो मणि है वो उस देवदूत की ही है मणि होगी, पर वो मणि मैं हासिल कैसे करूंगा? सुधीर गुफा को देखता है। तभी वो राक्षस सुधीर को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। राक्षस, तुझे क्या लगा कि तू मेरे इलाके में छुप जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? आज तो मैं बड़े दिनों बाद इंसान का खून पीऊंगा। राक्षस सुधीर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। सुधीर, ये राक्षस, मुझे ये मणि दे दे। राक्षस, ये मणि तेरी मौसी ने दी थी क्या, जो तू वापस लेने आया है? सुधीर, तो क्या तेरी मौसी ने तुझे जन्मदिन पर गिफ्ट में दी थी? मुझे सब पता है, तूने यह मणि उस देवदूत से चुरा ली थी। राक्षस, अच्छा, तो उस देवदूत ने तुझे मेरी सिफारिश लेकर मेरे पास भेजा है, पर तू ये नहीं जानता कि तू यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। सुधीर, ये तेरी गलतफहमी है राक्षस, ये मणि तो मैं तुझसे लेकर ही जा रहूंगा। राक्षस सुधीर को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुधीर उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी राक्षस सुधीर को पकड़ लेता है और दोनों हाथों से उसे ऊपर उठाकर जमीन पर गिरा देता है। वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। सुधीर जैसे तैसे खड़ा होकर फिर से भागने लगता है। सुधीर, इस राक्षस को मैं इस गुफा से बाहर कैसे निकालूं? अगर मैं गुफा से बाहर निकलूंगा तो ये राक्षस भी मेरे पीछे बाहर निकलेगा। सुधीर, राक्षस, तू मुझे खाना चाहता है ना? ये ले, मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ। राक्षस, आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। सुधीर भागते भागते उस गुफा के पार हो जाता है। राक्षस भी उसके पीछे पीछे गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा के बाहर निकलते ही मणि से बहुत तेज रोशनी निकलती है जो राक्षस सहन नहीं कर पाता। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगता है और भस्म हो जाता है। फिर सुधीर मणि को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। देवदूत, अरे तुम मणि ले आए, अब इसे मेरे बीचों बीच लगा दो।
सुधीर उस मणि को पेड़ के बीचों बीच लगा देता है और वो पेड़ फिर से देवदूत के भेष में आ जाता है और चारों ओर फिर से हरियाली हो जाती है। देवदूत, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरे वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। सुधीर, क्या तुम मेरे दादाजी की तबीयत ठीक कर सकते हो? वो देवदूत अपनी शक्तियों से सुधीर को एक जादुई जड़ी बूटी देता है। देवदूत, ये लो ये जड़ी बूटी, जैसे ही तुम अपने दादाजी को पिलाओगे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सुधीर, पर मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा? तभी वो ऑटो रिक्शा फिर से सुधीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। देवदूत, तुम इस ऑटो रिक्शा में बैठकर वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से तुम आए थे। सुधीर ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने गांव पहुंच जाता है और अपने दादा को सारी बातें बताता है और उन्हें जड़ी बूटी खिला देता है। धीरे धीरे उसके दादा की तबीयत ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये भूतिया का स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।